हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमसे बोला है कि देन जी ऑफ एफ एक्स इज इनवर्टिबल। ठीक है, और किस डोमेन में होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स अगर लिखेंगे तो जी फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो एक्स के जगह पे एफ एक्स आ जाएगा, है ना। और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ ट्वाइस एक्स। ठीक है, और हमें पता है कि साइन फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, लेकिन किस पर्टिकुलर रेंज में होता है और किस पर्टिकुलर डोमेन में होता है। तो अगर हम साइन एक्स की बात करें तो एक्स हमारा किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन के इन्वर्टेबल की बात करता हूं तो जो बीच का एंगल है ट्वाइस एक्स, ये किसके बीच में लाई करना चाहिए, पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू तक। ठीक है, तो यहाँ से x का इंटरवल कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बस इनवर्स वाला हमें बस देखना है, क्योंकि साइन इनवर्स इजी सा फंक्शन था, हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस उसको हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ x बिलोंग टू r और हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और एक जी एक्स फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो पहले अगर एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स है हमारा लॉग टू माइनस का साइन एक्स और इसके साथ पूरा मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब एफ ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है, जी एक्स। ठीक है, निकाल लेंगे। और ऑप्शन देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जी डैश जीरो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं जीरो पे, और जी डैश जीरो निकालना है, यानी वो जी डैश जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन में जीरो पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, जीरो पे इस मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, लॉग टू माइनस साइन एक्स, है ना। इस वाले क्वेश्चन में मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट हमें ऑप्शन चेक करना है उस पॉइंट के अबाउट तो ये वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम जी एक्स फंक्शन निकाल लेते हैं। तो जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू माइनस साइन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, तो माइनस साइन ऑफ लॉग टू माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये हमारे पास जी एक्स फंक्शन आ गया, और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस पहले से है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस माइनस टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले फंक्शन को, तो कितना दे देगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो फाइनली जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी डैश हमारा आ गया कॉस ऑफ लॉग टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और अब जी डैश फंक्शन को देख लो, तो जी डैश फंक्शन हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है ना। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, और जी डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जी डैश जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया, ये वाला पार्ट वन दे देगा, तो कॉस ऑफ लॉग टू। ठीक है, तो दिख रहा है ए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the differential equation obtained by eliminating the arbitrary constant a and b from this equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्रिएट ही इसी तरीके से करते हैं। तो ये तो सिंपल सा इसने डेफिनेशन ही दे रखा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन सा यहाँ पे a और b है, तो इस दोनों को हमें एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए हमें इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो दो बार, पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो क्या दे देगा, y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू e टू द पावर x माइनस बी e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या दे देगा, ये y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, है ना। x, पहले x को कांस्टेंट रखा है, इसको किया तो ये x हट जाएगा, तो ये आ जाएगा y डैश। ठीक है, और इस तरफ कितना आ जाएगा, a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन ऑलरेडी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, इसको हम एक्स वाई के इक्वल लिख देते हैं। तो देखो मेरा a और b पूरा एलिमिनेट हो गया। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से मैच कर रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है और दो सेट हमें यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो R हमारे पास क्या है, A टू B डिफाइन है, और A में कितने एलिमेंट हैं, A में एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, और B में एलिमेंट क्या है, 3 6 7 और 10। और रिलेशन R डिफाइन किस तरीके से किया गया है, रिलेशन R इस तरीके से डिफाइन किया गया x कॉमा वाई, क्योंकि दो सेट के बीच में रिलेशन है, सच दैट x इज रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम टू y, है ना। तो ये क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम है। तो रिलेटिवली प्राइम किसको बोलते हैं, कि अगर हम दो नंबर होगा a एंड b आर कॉल्ड, ठीक है, ये कॉमा लगाओ, यानी दो नंबर की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम इफ if HCF ऑफ A कॉमा B शुड भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप R में यहां से देखोगे एक एक एलिमेंट के साथ आप पेयर बनाते जाओ और देखते जाओ, 2 के साथ 3 का अगर पेयर बनाएंगे, क्योंकि A से B है तो हमें पहला एलिमेंट A से लेना है, दूसरा एलिमेंट हमें B से चूज करना है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 2 लिया, तो 2 के साथ 3 का पेयर बन सकता है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, HCF 1 आएगा। 2 के साथ 6 का नहीं हो सकता, 2 के साथ 7 का आप ले सकते हो, 2 के साथ 10 का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको करेंगे तो कितना दे देगा, हमें 0 दे देगा, है ना। तो 10 वाला नहीं होगा, तो 2 के साथ सारा कंज्यूम हो गया। 3 के साथ आप 3 के साथ 3 का नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के साथ 3 लेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 के साथ 6 भी नहीं ले सकते, 3 के साथ 7 आ सकता है ना। तो ये 3 के साथ 7 आ गया। वैसे ही 3 के साथ हम 10 का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 वाले पे आते हैं। 4 के साथ आप 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, है ना। 4 के साथ आप 6 का कॉम्बिनेशन नहीं ले पाओगे, है ना। 4 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन होगा, 4 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। HCF अगर आप निकालोगे तो उसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
वैसे ही 4 के साथ 10 का फिर नहीं ले पाओगे। 5 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है और 5 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये रिलेशन आर में मेरे पास इतने सारे एलिमेंट है, ठीक है। और अगर डोमेन की बात करता है तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा, जितने भी रिलेशन है उसका पहला एलिमेंट हमें चूज करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है और 4 आ रहा है और 5 आ रहा है ना। तो सेट ए का ऑलमोस्ट सारा एलिमेंट हमारा यहाँ पे, सेट ए ही एक्चुअली में क्या है, इसका डोमेन है ना। तो 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हम इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दी सॉल्यूशन सेट ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास एक दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अगर आप कर्व बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे देख लो। अगर साइन इनवर्स एक्स का आपको कर्व याद हो तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 to 1 से लेके π/2 से लेके -π/2 तक, है ना, ये वाला फंक्शन होता है। और कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप कर्व याद हो आपको तो ये कैसे वर्क करता है, ये कुछ इस टाइप का होता है ना। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और ये 0 से π तक, ठीक है। अब अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसका फंक्शन लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि हमें y एक्सिस पे देखना है। तो y एक्सिस की वैल्यू कितनी है कि ये -π/2 कितना हो गया, -1.57 के आसपास, है ना। और ये π/2 कितना हो जाएगा, 1.57 के आसपास, है कि नहीं। अब देखो इस इंटरवल में कौन कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, तो देखो -1 से लेके यहाँ पे कहीं पे -1 रहा होगा, है ना, और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा और ये वाला पार्ट होगा। तो कितने इंटीजर हमारे पास आ रहे हैं, है ना, कितने इंटीजर हमारे पास आएंगे। तो देखो x की वैल्यू अगर इस वाले इंटरवल में कहीं पे भी होगी, है ना, और y की वैल्यू इस वाले इंटरवल में कहीं पे होगी, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें -2 दे देगा, है ना, -1.57, है ना। और -1 से ज्यादा अगर कुछ भी ले ले तो 1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो इस वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है, -1 0 और 1, ठीक है। किस किस इंटरवल में होगा वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये -1 से 0 किस इंटरवल में होगा, तो यहाँ पे देख लो आप, ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि हमारा फंक्शन यहीं तक डिफाइन है ना, तो हम कहाँ से ले सकते हैं, -1 से लेके -sin1 तक, है कि नहीं। -1 से लेके -sin1 तक आपका जो भी फंक्शन होगा उसमें आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -2 ही मिलेगी, ठीक है। वैसे ही -1 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो -1 यहाँ से लेके 0 तक, यानी -sin1 से लेके 0 तक आपको हमेशा क्या देगा, -1 ही देगा। 0 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इस पार्ट से लेके 1 तक, है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to sin1, और यहाँ तक हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। और 1 की बात करें तो 1 की बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी, sin1, है ना, sin1 कहाँ से लेके, यहाँ से लेके 1 तक। तो क्योंकि अपर पार्ट यहीं तक है तो इसको हम क्लोज्ड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चार वैल्यू यहाँ पे ले रही है। सेम तरीके से अगर आप cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक, पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3.14 के आसपास, है ना। तो इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आएगा, है ना, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक 0 भी हो सकता है ना। तो 0 मिल सकता है आपको, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और
3 मिल सकता है। 0 किस इंटरवल में मिलेगा? 0 मिलेगा आपको यहाँ से इसके बीच में, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हमें cos 1 दे देगी, है कि नहीं? सॉरी, यहाँ से इस वाले रेंज में ये जो कर्व वाला पार्ट होगा यहाँ तक हमारे पास हमें 0 मिलने वाला है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? cos 1 से लेके cos 1 से लेके x की वैल्यू 1 तक, है ना। 1 पे क्लोज लगा सकते हैं हम और cos 1 पे ओपन कर देंगे, ठीक है। वैसे ही 1 की बात करेंगे तो 1 की बात कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? यहाँ से लेके इस वाले पार्ट तक, ठीक है। तो ऊपर हमें 2 से कम तक जाना होगा, तो 2 से कम कहाँ तक मिलेगा? cos 2 और ये cos 1 तक, है ना। वैसे ही 2 की बात करें तो 2 की बात हमें कहाँ तक मिलेगी? cos 3 से लेके cos 2 तक। और 3 की बात करें तो cos ये -1 ले लेगा पूरा, है ना। -1 पे क्लोज लगा देते हैं, -1 से लेके cos 3 तक, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास, हमने बस फंक्शन को देख के सारा फंक्शन हमने ग्रेटेस्ट नजर बना लिया। अब बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव क्वांटिटी भी है और पॉजिटिव क्वांटिटी भी है, तो हमें सिर्फ कौन सी क्वांटिटी चूज करनी पड़ेगी? पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके लिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन क्या आ गई? दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए ही पॉसिबल है। तो देखो ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाएगा तो वो कभी भी पॉजिटिव से बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये दोनों पार्ट तो हमारा कैंसिल हो गया। इस वाले पार्ट में देखो तो साइन में बच कौन सा जाता है? 0 एंड 1, ठीक है। यानी और यहाँ पे भी हमें 0 एंड 1 ही चूज करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये cos 2 3 तो हमेशा ज्यादा ही होगी, है ना। तो हमें सिर्फ यही दो लेना है। इसी दो में भी हमें थोड़ा सा ये देखना होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 अगर हो जाएगी तो हम 0 और 1 भी नहीं ले सकते, है ना। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बच कौन सा गया? ये वाला रीजन, है ना। तो इसी इंटरवल में सिर्फ हमारा साइन वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर हो सकती है कॉस इनवर्स एक्स से, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? साइन 1 से लेके 1 तक, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये सब चीजें आपको इजीली दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स दिया हुआ है कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉस के अंदर हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है ना। अगर वो नेगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया। और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि फंक्शन विल इंक्रीजेज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या दे देगा? माइनस साइन एक्स माइनस ट्वाइस एक्स। और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और पॉजिटिव होगा तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस ट्वाइस ए से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये चीज क्या है? फॉर ऑल एक्स है कि नहीं? सारे एक्स के लिए ये चीज वैलिड है। यानी हम यहां से ये बोल सकते हैं कि माइनस ट्वाइस एक्स जो है वो साइन एक्स से बड़ा है ना। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि माइनस साइन एक्स, इसमें एक्स की हम कोई नॉन वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 से भी बड़ा होगा, लेकिन π/2 पुट करोगे तो ये 1 से भी बड़ा होगा। 1 इसलिए पुट किया क्योंकि हमें ये इस टाइप का टर्म जनरेट करना है, क्योंकि हमें इसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, है ना। इसलिए हमने π/2 पुट किया। तो ये चीज इसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि ये सारे एक्स के लिए ट्रू है ना। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस ट्वाइस ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ना। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1 प्लस ट्वाइस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या पुट कर पाएंगे? 0 यहाँ पे इजिली आप पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, है ना, 3D में है,
3D में हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है -1 -5 -10, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, x-2/3 इक्वल टू y+1/4 इक्वल टू z-2/12। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और नीचे हमें एक प्लेन की इक्वेशन भी दे रखी है, x-y+z=5, ठीक है। तो बोल रहा है एंड दी पॉइंट ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमें बीच का डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13t, है ना। तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन पे एक आपको जनरल पॉइंट चूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लेते हैं टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दी लाइन। क्यों ले रहे हैं और लाइन पे जनरल पॉइंट? क्योंकि आप देखोगे कि ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है, और ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये कट कर रही है, तो इसको कहीं ना कहीं कट करते हुए इस तरीके से ये पास कर रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट भी तो प्लेन पे लाई करेगा, है ना। तो हम लेट से जूम कर लेते हैं, और ये क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, तो इसको अगर आप मान लो लैम्डा अगर आप चूज कर लेते हो, तो लैम्डा की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये इस पॉइंट को भी डिनोट करेगा, है ना। तो बस हम वही जनरल पॉइंट ले रहे हैं। तो जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3λ+2, है ना। तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3λ+2। वैसे ही y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4λ-1, और z कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 12λ+2। तो ये हमारे पास जनरल पॉइंट हो गया, है ना। और ये जनरल पॉइंट क्या है? जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा, सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए हमारे पास ये पॉइंट है, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकाल पाएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूँ, और ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए पॉइंट निकालने के लिए, ये हमारा ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट निकालने के लिए हमें लैम्डा चाहिए होगा। तो लैम्डा का मैंने फॉर्मेट लिख लिया, और ये ए पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा, है ना, क्योंकि ये लाइन पे भी लाई कर रहा है और प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दो, 3λ+2 माइनस टाइम्स 4λ-1 प्लस 12λ+2 इक्वल टू 5, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस हमें इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3λ-4λ प्लस 12λ, और यहाँ से कितना आ गया, +2 + 1 + 2 इक्वल टू 5, है ना, 5 आ गया। और यहाँ से देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो इधर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे लैम्डा की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 0, है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई हमारे पास। अब लैम्डा की वैल्यू क्योंकि 0 आ चुकी है, इसका मतलब पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट का लोकेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस वाले में ए पॉइंट में आप डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ए पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, -1, 2, है ना। क्या आ जाएगा, 2, -1, 2। और क्योंकि हमारे पास अब पॉइंट मिल चुका है, तो दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है ना। तो बी पॉइंट हमारे पास कितना है, -1, -5, -10। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 के इक्वल आ जाता है ना। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, इज इक्वल टू 13t, है ना। तो t कितना हो जाएगा, 1। तो इसको आप 13t के इक्वल कर दो, तो यहाँ से t हम कितना निकाल सकते हैं, 1, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है 3D का, हम ये यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसने बोला कि आपके पास एक एक्सपेंशन है ये, है ना, तो इस एक्सपेंशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है x टू द पावर -3/4, है ना, प्लस a इंटू एक्स टू द पावर 5/4, है ना, और होल टू द पावर n। और इसने बोला सेकेंड लाइन, देन द सम ऑफ, फिर बोल रहा है दिस सम ऑफ द ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 200 टू 400। ठीक है, तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, याद होगा आपको, NC0, NC1, NC2 से लेके NCN तक, ये सारे नंबर होंगे, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है, 400 से 200 के बीच में। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 टू द पावर n, तो ये वैल्यू किसके लेस देन हो जाएगी, 200 से 800 के इक्वल में, है ना। अब आपको n की वैल्यू सोचनी है, जिसके लिए हमारी जो वैल्यू है वो 200 से 400 के बीच में लाई करें, तो यहाँ से n आप इजीली निकाल पाओगे, कितना आ जाएगा, 8, है ना। तो यहाँ से आप n की वैल्यू 8 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 448। ठीक है, तो इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं, तो इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर, और टी आर प्लस वन, और टी आर प्लस वन क्या होगा, n की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, तो एन सी आर। ठीक है, इसकी पावर में x टू द पावर -3/4 होल टू द पावर 8 माइनस आर, और यहाँ पे a इंटू एक्स टू द पावर 5/4 होल टू द पावर r। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, तो 8CR इंटू a टू द पावर r, और x के सारे टर्म को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाता है, ट्वाइस r -6। ठीक है, और ये टर्म अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये x की पावर कितनी होनी चाहिए, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंडिपेंडेंट ऑफ x ट्वाइस r -6 कितना होना चाहिए, 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3, है ना। और ये बोल रहा है इसकी वैल्यू 448 है। ठीक है, तो 8C3 इंटू a टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 448। बस हमें इसको सॉल्व करना है। 8C3 कितना होता है, 56 इंटू ए क्यूब इक्वल टू 448, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, सॉरी, a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, बस इसको डिवाइड करो, वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बाइनोमियल के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ बायस्ड कॉइन दैट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एज पी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, p है। ठीक है, और p की वैल्यू 0 से 1 के बीच मिलाई करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 माइनस p, है ना, और इसको हम q एज्यूम कर लेते हैं, है ना, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस p, क्योंकि हम एक डाइस को, एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही आउटपुट पॉसिबल है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि इन जनरल हमारे पास कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ होती है, लेकिन वो कब होती है, जब कॉइन हमारा अनबायस्ड होता है। यहाँ पे इसने कॉइन क्या बोला है, बायस्ड बोला है, इसलिए उसने p एज्यूम करके चला है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम हेड जब अपीयर करेगा तब हमें प्रोबेबिलिटी
निकालनी है। तब यहाँ बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड इज इवन इज 2/4, यानी हमेशा उसे इवन टाइम पे फर्स्ट टाइम हेड मिलता है। ठीक है, यानी इवन टाइम मतलब क्या हो गया कि उसे सेकेंड टाइम मिलेगा और फोर्थ टाइम मिलेगा और सिक्स्थ टाइम मिलेगा और एट्थ टाइम मिलेगा, 10th टाइम मिलेगा, और इस टाइप से ये चलता जाएगा कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक, है ना, क्योंकि उसने काउंटिंग नहीं बताया कब हमें उसे रोकना है। तो जब तक उसे इवन नंबर में मिलता जाएगा वो काउंट करता जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइम में हेड मिलने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम में उसे हेड नहीं मिला होगा, हेड नहीं मिलने का मतलब टेल मिला होगा, तो टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्यू, है ना, क्योंकि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड टाइम पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी, तो ये कितना हो गया, पी, प्लस फोर्थ टाइम पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी फर्स्ट 3 टाइम्स पे उसे टेल मिला होगा, तो ये कितना हो जाएगा, Q⁻3, और फोर्थ टाइम में उसे हेड मिला होगा। नेक्स्ट पे आएंगे Q⁵ इंटू पी, एट्थ में Q�7 इंटू पी, और इसी टाइप से ये इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास बन जाएगा। सब में पी क्यू कॉमन है तो पी क्यू हमने कॉमन ले लिया, और इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 2/5, है ना, तो ये हमने 2/5 यहाँ पे लिख दिया। तो यहां से देखो इस वाले पार्ट से मैं क्या कर सकता हूं, ये 2/5 इक्वल टू पी क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 प्लस Q² प्लस Q⁴ प्लस Q⁶, और इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या बन रहा है, एक जीपी फॉर्म होते जा रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, Q², है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/5, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2, एक क्यू निकला, हाँ ठीक है, तो इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q²। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, Q की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस P, है ना, और P की वैल्यू 1 माइनस Q पुट कर दो तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q इंटू 1 प्लस Q। ठीक है, यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 2Q इक्वल टू 5Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, है ना, हमें एक्चुअली में P की वैल्यू ही निकालनी है, तो P की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब P की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसने क्या पूछा है, 9P की वैल्यू पूछी है, तो 9P की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 9P कितना हो जाएगा, 9P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 1/3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे हम कितना पुट कर सकते हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P, ठीक है, तो एक पॉइंट P है, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस आप प्लॉट करोगे इस टाइप से, ठीक है, और एक पॉइंट P यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3, 2 इंक्लाइंड एट एन एंगल π/6, ठीक है, तो π/6 है तो इस तरफ से कहीं पे एंगल ये फॉर्म हो रहा होगा π/6, तो इस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप हमें दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 10π/6, 10π/6 कितनी हो जाएगी, 1/√3 माइनस √3, है ना, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, y-2 इक्वल टू x/√3 माइनस 1, तो यहाँ से हम y कितना लिख सकते हैं, x/√3 प्लस 1, तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। अब ये क्या बोल रहा है, विद द एक्सिस मीट द लाइन दिस एट द पॉइंट, यहाँ पे Q मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि इसने P Q के बीच के डिस्टेंस निकला, यानी ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, Q पॉइंट पे, ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन हमें पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √3y माइनस x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो ये तो यही लाइन की इक्वेशन है, और एक लाइन की इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या है,
√3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, Q पॉइंट निकाल सकते हैं। P पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिंपली आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल के किसी में पुट कर दो, y की वैल्यू, है ना। और अगर हमें इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसी वाले में अगर y की वैल्यू हम पुट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, √3x माइनस 4 इंटू एक्स बाय √3 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 4x बाय √3 माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना होगा, 3x माइनस 4x बाय √3 इक्वल टू -4, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -x बाय √3 इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें मिल गई, x और y की वैल्यू हमें मिल गई। ये वैल्यू यही किस पॉइंट का लोकेशन है, Q पॉइंट का, तो Q हमारे पास कितना आ गया, 4√3, 5, और P पॉइंट हमें दिया हुआ था, P पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, √3, 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। और यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3√3 कितना आ गया 3√3 27 प्लस 9, और ये फाइनली कितना आ जाएगा 36, और तो लेंथ कितनी आ जाएगी 6, है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सिंपल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यही रखते हैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी डाउट्स आता है उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो बाय।